Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. The first article is regarding coal gasification. Second article एग्रो फोटोवोल्टिक सेल के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में थर्ड आर्टिकल है एंड कंपल्सरी वोटिंग के बारे में हमारा फोर्थ आर्टिकल। आइए एक एक करके इनको समझ लेते हैं। देखिए जैसा आप सभी को पता है वेस्ट एशिया में कुछ क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है ईरान और यूएस की वॉर की वजह से, जिसकी वजह से डोमेस्टिक एलपीजी का जो सप्लाई है उसके ऊपर मेजर एक इम्पैक्ट आया है। अब 1995 में सैयद हुसैन जहीर जी के द्वारा प्रपोज की गई कोल गैसिफिकेशन के ऊपर हम एक बार फिर से फोकस कर रहे हैं। इनिशियली से रिजेक्ट कर दिया गया था बिकॉज इंडिया बहुत सारे अदर चीजों के ऊपर एनर्जी सोर्सेज के ऊपर फोकस कर रहा था। जैसे हम पेट्रोलियम रिजर्व के ऊपर फोकस कर रहे थे, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फोकस था। तो इस वजह से कोल गैसिफिकेशन के ऊपर हमारा फोकस नहीं था। मोर ओवर इकोनॉमिक हर्डल भी हमें कुछ उस समय फेस करनी पड़ी थी। 1962 और 65 में जो वॉर हुई थी उसकी वजह से रुपी बहुत ज्यादा डिवैल्यू हो चुका था एंड जिसकी वजह से मशीन जो जर्मनी से प्रिक्योर करनी थी उसमें प्रॉब्लम रही। ऑल्दो हमने सक्सेसफुली इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया था, बट कहीं ना कहीं कमेटी के सजेशन के बाद इक्विपमेंट्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया रादर देन उसको स्केल अप करने की जगह। अब बात आती है कि अभी इसके बारे में हम क्यों बात करें एंड क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसके प्रोसेस को समझिए। यहां पे आप कोल को क्या कर रहे हैं, गैस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि है आपकी सिन गैस यानी सिंथेटिक गैस। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जैसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं एंड ये एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस है। मतलब पार्शली इसमें कोल को ऑक्सीडाइज किया जाता है हाई टेम्परेचर पे एंड यहाँ पे हाई प्रेशर भी आपका रिक्वायर्ड होता है और लिमिटेड ऑक्सीजन या स्टीम की सप्लाई के थ्रू हम इसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपको समझने होंगे। सबसे पहले आपको मॉइस्चर को ड्राई करना होगा कोल में से, देन आपको पेरोलिसिस के थ्रू यहां पे हीट करना होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे वॉलेटाइल गैसेस आपके निकल जाए एंड सिर्फ चार जो कि आपका हाई कंटेंट ऑफ कोल है वो वापस यहां पे रह जाए। अब इसे ऑक्सीडाइज किया जाता है बट लिमिटेड ऑक्सीजन ही आप यहां पे डालते हैं एंड जिससे जो आपकी रिक्वायर्ड हीट जब प्रोड्यूस होती है इससे चार आपका कन्वर्ट होता है वापस से हाइड्रोजन और मोनोऑक्साइड के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। अब इसे सरफेस के ऊपर भी कर सकते हैं, मतलब आप इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड गैसिफायर को बनाते हैं या अंडरग्राउंड भी इसको किया जा सकता है, जो कि आप जहां से कोल ऐसे कुछ एरियाज जहां से कोल एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है और हाई प्रेशर वाली जगह है तो आप उन जगहों पे भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सिर्फ लैब में प्रोड्यूस नहीं होता या इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू नहीं, अंडरग्राउंड भी इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब यहाँ पे पावर जनरेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा सकता है, जैसे इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल के थ्रू हम यहाँ पे कोल की जगह पे इसे यूज कर सकते हैं। मोर ओवर यहाँ पे केमिकल प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं अमोनिया, मिथेनॉल और यूरिया को। एंड मोर ओवर यहाँ पे सिंथेटिक फ्यूल को भी क्रिएट किया जा सकता है जैसे डीजल या गैसोलीन। तो इसके अलावा हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको याद रखनी है, इंडिया ने नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन को लॉन्च किया था 2021 में। तो यहाँ पे 100 मिलियन टन हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं बाय 2030 और इसके लिए गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव भी यहाँ पे ले आउट कर चुकी है। अब चाइना ऑलरेडी इसमें हमसे बहुत आगे, जहाँ पे वो अमोनिया बनाता है इससे, बट अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका जो है इससे आर्टिफिशियल फ्यूल को क्रिएट करते हैं, सिंथेटिक फ्यूल को क्रिएट करते हैं, सासोल जिसका नाम है। अब बात की जाती है कि ये जो मिशन प्रपोज किया गया था तो इसमें क्या सिग्निफिकेंस है, तो कहते हैं एनर्जी इंडिपेंडेंस हम कहीं ना कहीं इंडिया के लिए क्रिएट कर सकते हैं। जो एलपीजी के लिए हम डिपेंडेंट है बाहर की कंट्रीज के ऊपर, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। मोर ओवर यहाँ पर जो सिन गैस है पावर जनरेशन के लिए आपको काम कर सकती है एंड इन्वायरमेंटल भी बेनिफिट है। यहाँ पर आपका सल्फर जो है वो इन्वायरमेंट में नहीं जाएगा, तो सल्फर ऑक्साइड की वजह से जो जो आपके केमिकल स्मोक्स वगैरह होते हैं, ये केमिकल स्मोक की आपकी प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो ये भी आपको यहाँ से एक बेनिफिट देखने को मिलता है। अब जैसा मैंने आपको बताया 2021 में से प्रपोज किया गया था, इसमें फाइनेंशियल कमिटमेंट 85,000 करोड़ की रही है एंड भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड ये आपकी इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करेगी। तो अभी इसमें इशू क्या है, हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना पड़ेगा एंड पॉलिसी में कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव टू स्टडी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज तक हम फूड एंड एनर्जी की डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे कि भाई या तो हम फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं या हम एनर्जी को,
बट इस डिबेट को हम खत्म कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? 2026-23 के बजट के अंदर जो आपकी पीएम कुसुम योजना है, इसमें 5,000 करोड़ डाले गए हैं। अब ये पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा फंड इसको एलोकेट किया गया है। तो यहां पे फूड और लैंड की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, तो उसको मतलब फूड और एनर्जी की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, उसको खत्म करने का काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। तो यहां पर हम सोलर पैनल्स को एक हाइट पे माउंट कर सकते हैं, या इन्हें एक रो में स्पेसिंग के साथ इन्हें माउंट कर सकते हैं, जिससे क्रॉप भी आप ग्रो कर सकते हैं एंड मोर ओवर इससे आप एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसे नाम दिया गया है कुसुम 2.0। तो यहां पे इसमें अपग्रेडेड वर्जन में हम क्या कोशिश कर रहे हैं? सोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। एंड मार्च 2026 में एज एफ अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट इसके जो बॉटलनेक्स है उनको फिक्स करने की कोशिश कर रही है। अब इससे किसानों को 1 लाख रुपए पर एक हेक्टेयर एरिया, यानी पर एकड़ एरिया में उन्हें 1 लाख एडिशनल इनकम जनरेट कर पाएंगे एनुअल बेसिस पे। अब सोलर पैनल्स जो है वो 10 से 16 फीट की हाइट पे आप पुट करेंगे, एंड यहाँ पे क्रॉप भी है वो आप उसके नीचे ग्रो कर सकते हैं। तो इससे आपके पास जो भी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो डिस्कॉम कंपनी को आप बेच सकते हैं। तो गवर्नमेंट आने वाले समय में हो सकता है कि भाई इसके बजट को और ज्यादा इंक्रीज करे, बिकॉज यहाँ पे कई स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान एंड हरियाणा जो एग्रेसिवली इसके ऊपर फोकस कर रही हैं। तो कहा जा रहा है कि भाई देखो इसमें स्मॉल सोलर प्लांट्स को हम फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे 500 किलोवाट से 2 मेगावाट के प्लांट्स को हम बनाना चाहते हैं बैरन लैंड के ऊपर, या जो जमीन खेती के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती उसके लिए। मोर ओवर यहाँ पे हम रिप्लेस करना चाहते हैं डीजल पंप्स को किसके साथ? सोलर के साथ। बट अभी कुछ आप ये कह सकते हो कि पंप की कैपेसिटी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो 10 हॉर्स पावर के पंप को भी यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। मोर ओवर ग्रिड कनेक्टेड पंप्स के बारे में भी हम बात करें तो फार्मर्स को यहाँ पर ये हेल्प करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पंप्स आप यूज कर रहे हो तो वहां पे आप सोलर की तरफ स्विच करो और सरप्लस एनर्जी आप गवर्नमेंट को बेच सकते हो। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम 30% की सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट 30% की आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, एंड टोटल 40% कॉस्ट ही किसान को देनी पड़ेगी, जिसमें 10% अपफ्रंट है, बाकी बैंक लोन हो जाएगा आपका। मोर ओवर यहाँ पे लैंड एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज करेगी, तो बड़े बड़े सोलर डेजर्ट नहीं देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे आप 300 गीगावाट एनर्जी का अगर आपको टारगेट अचीव करना है तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह का मिक्स बैग यूज करना ही होगा। इससे क्रॉप को भी बेनिफिट होगा, एक्सट्रीम हीट से, रेनफॉल से, हेल से उससे बचा सकती है। मोर ओवर इवेपो ट्रांसपिरेशन लॉसेस को भी सॉइल से कम करेगी, तो सॉइल मॉइस्चर को भी आप रिटेन कर पाओगे। इससे इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्योंकि ड्यूअल इनकम है तो किसानों की भी इनकम की सिक्योरिटी यहाँ पे बनी रहेगी। बट कहा जाता है कि भी इनिशियल कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो किसान इसे अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं ये सोचने वाली बात है, और स्टैंडर्ड्स अभी है नहीं। मोर ओवर काफी सारे इंस्टीट्यूशनल बैरियर हैं, क्योंकि लैंड यूज क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, एंड जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है। तो यहाँ पे यील्ड के ऊपर भी असर पड़ सकता है कि क्रॉप की यील्ड शायद थोड़ी कम हो जाए। तो कहा जाता है कि भाई यहाँ पे फोकस क्या है? डिसेंट्रलाइज पावर को जनरेट करने के ऊपर, एंड नेशन वाइड हम नेशनल एग्री फोटोवोल्टिक मिशन को यहाँ पे लॉन्च करेंगे, जिसमें 10 गीगावाट एनर्जी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो अब बात करते हैं इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की। देखिए एक समय ऐसा था जब भारत के पास सिर्फ 2 या 3 हफ्तों का फॉरेक्स रिजर्व बचा था। तो उस समय आप ये मान के चले कि हमारी सिचुएशन बहुत खराब थी गल्फ वॉर के टाइम पे, एंड इस बीओपी क्राइसिस की वजह से हमें 67 टन अपने गोल्ड को जो आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड है इसके पास गिरवी रखना पड़ा था, जिसके बाद हमारे पर आईएमएफ ने कहीं ना कहीं एलपीजी रिफॉर्म को लाइक आप ये कह सकते हो कि प्रेशराइज किया हमें उसके लिए। एंड अब आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज हमारे पास जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है दैट इज 700 बिलियन के आसपास। तो फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है? देखिए ये एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो एक सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है या मॉनेटरी अथॉरिटी मेंटेन करती है। ये एक कुशन है जो कि फाइनेंशियल बफर का काम करते हैं इन केस ऑफ एनी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इसे इंडिया में आरबीआई मेंटेन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के पास अंडर भी इसके पास पावर है, एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो आपका एक्ट है यानी फेमा एक्ट उसके अंडर भी इसके पास पावर है। इसमें फॉरेन करेंसी आ सकती है जैसे डॉलर, यूरो एंड येन। उसके अलावा गोल्ड रिजर्व भी आ जाता है इसमें। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो आपके आईएमएफ के हैं वो भी आ जाता है, एंड रिजर्व ट्रेंचेस जो आपके आईएमएफ के आपके पास कोटा है आप उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो कहते हैं कि भाई अभी करेंसी स्टेबिलिटी के लिए इसे यूज किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के रुपए की वैल्यू जब नीचे जाती है तो उस समय इसको यूज किया जा सकता है। मोर ओवर आप यहाँ पे
ट्रेड लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए भी, एसेंशियल इंपोर्ट को इंश्योर करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे एक बार हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, तब भी हमने इसको यूज किया था। जैसे फॉर एग्जांपल जब सब प्राइम क्राइसिस वगैरह आए थे, तो ऑलमोस्ट हमने अपने फॉरेक्स रिजर्व में से 60 to 65 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। तो ये ऐसे शॉक अब्जॉर्ब करने के लिए भी आप यूज करते हैं, एंड इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंडिया के अंदर बढ़ता है, अगर इंडिया का बफर ये बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इंडिया चौथे नंबर पे आता है। वैसे सबसे ज्यादा रिजर्व चाइना के पास है, फिर जापान एंड स्विट्जरलैंड। तो वैसे फेब के अंदर हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व था 728 बिलियन डॉलर का था, अभी ये घट के आपका 709 डॉलर का बिलियन डॉलर का हो चुका है। बट इसके पीछे भी रीजन अभी जो ये जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मोर ओवर अगर आप देखें तो 3 क्राइसिस की सिचुएशन थी। 1997 का जो एशियन इकोनॉमी यानी टाइगर इकोनॉमी का क्राइसिस आया था ईस्ट एशिया में, उस समय भी हमने कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए इसका यूज किया था। बट क्योंकि इंडिया के अंदर कैपिटल मार्केट में फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं थी, तो इसका असर इंडिया के ऊपर बहुत कम था। मोरओवर सब प्राइम क्राइसिस के टाइम पे भी हमने कुछ फॉरेन एसेट्स को अपने बेचा था, जिससे ओवरऑल हमारे ऊपर इसका इंपैक्ट बहुत लो रहा था। 2013 में टेपर टेंट्रम की अगर बात करें तो फ्रजाइल 5 के अंदर हमारा नाम आता था, जहां पे आप ये कह सकते हो कि जिसकी वजह से रुपी की जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट की थी। तो उस समय भी रुपी की वैल्यू को बचाने के लिए इसे यूज किया गया था। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक राइट आता है आर्टिकल 19, जहां पर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में आप वोट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इसको भी इंक्लूड किया जाता है। बट ऑल्दो मैं ये कहूंगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें कहीं भी आपके राइट टू वोट को मेंशन नहीं किया गया। बट ये एक स्टैट्यूटरी राइट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 326 के अंडर इसके बारे में बात की गई है। इंडिया में इलेक्शन कमीशन को ड्यूटी दी गई है कि ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को सुपरवाइज करती है। इसके अलावा वोटर लिस्ट को मैनेज करने का काम, उसको पीरियोडिकली अपडेट करने का काम इनका है। पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना और उनको रिकॉग्नाइज करना नेशनल और स्टेट पार्टी के तौर पे, ये भी इन्हीं का काम है। मॉडल कंडक्ट जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको भी ये इंश्योर करते हैं कि लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया जा सके। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, जो कि एक आपकी सिलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे करते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपके आते हैं। 6 साल का टेन्योर रहता है, 65 ईयर की एज तक ये रहते हैं। बट यस, इन्हें रिमूव करने का जो प्रोसेस है, देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है तो जजेस को जैसे रिमूव किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के, वही प्रोसेस रहता है। यानी आपको 2/3 मेजॉरिटी यानी स्पेशल मेजॉरिटी यहां पर चाहिएगी। बट अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, क्योंकि एक मल्टी मेंबर बॉडी है 89 के बाद से ही, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रजामंदी जरूरी है। अगर बात की जाए तो यहां पे अगर आप वोटिंग को कंपलसरी कर देते हैं, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, आप सीधा सीधा उसको वायलेट करेंगे। मोर ओवर यहां पे जो आप पॉलिटिकल प्रैक्टिकल इसके कुछ इंप्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे जो अगर आप पेनल्टी वगैरह इंपोज करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक्सट्रीम और हार्श मेजर हो सकते हैं। मोर ओवर फंडामेंटल ड्यूटी या लीगल ड्यूटी की बात करें तो हमारे यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी, दिनेश गोस्वामी कमेटी। इसने भी इस चीज को नकारा था कि भी हमें इसे फंडामेंटल ड्यूटी या लीगल ड्यूटी नहीं बनाना चाहिए। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों में कंपलसरी वोटिंग जैसे चीजें हैं जिसमें फाइन लगाया जाता है। और पेरू में कुछ सर्विसेज जो है लोगों को नहीं मिलती है जो वोट नहीं करते हैं। तो कहा जाता है कि भैया देखो, वोटर टर्नआउट के लिए आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस को यूज करना चाहिए। ठीक है, इस तरह की पेनल्टी एक सही सोल्यूशन नहीं रहेगा। तो ये अभी केस आपका सुप्रीम कोर्ट के पास आया है, तो देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कुछ कहता है। वैसे अगर हम बात करें तो लॉ कमीशन ने ये कहा था कि भाई यहाँ पे वोटर का एंथुजियाज्म बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें सोशल मीडिया कैंपेन एंड बाकी चीजों के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। असिस्ट कीजिए माइग्रेंट को कि वो कैसे वोट कर सकते हैं, कोई स्टैट्यूटरी हॉलीडे का आप प्रोविजन लेके आ सकते हो। एंड मोर ओवर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, जैसे ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके आप वोटर्स को जो माइग्रेट कर चुके हैं किसी दूसरी स्टेट में, उनको इंश्योर करवा सकते हो कि वो वोट करें। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।